नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फिर हम रीजनिंग की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया था, जिसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिए गए थे ताकि आपको क्लॉक चैप्टर में किसी भी गाइड से आप अपना अभ्यास कर सकते हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हमने नहीं छोड़ा था किसी भी टाइप का कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। वो अपना हो गया था, उसका मेरे को फीडबैक बहुत अच्छा मिला था, क्लॉक चैप्टर का फीडबैक बहुत अच्छा मिला। तो अब अपन आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी छात्र कंटिन्यू नहीं थे वो कंटिन्यू जुड़ जाएं, ताकि रेगुलर क्लास आपकी हो रही है तो उसमें कंटिन्यू आपको क्लास लेते रहना है। और आज अपन जो चैप्टर करने वाले हैं उसमें आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप क्लास वर्क ढंग से कर लोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट बार देख रहे हो, तो पहले क्लॉक चैप्टर को देख लीजिए ताकि आपका सिलेबस है वो रेगुलर चलता रहे, सही सटीक समय पर आपका सिलेबस हो जाए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मेरी क्लास अपलोड होगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में अपन लेके चलते हैं, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा चैप्टर है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट डरते हैं कि सर ये चैप्टर कैसे होगा। मेरे टीचिंग के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बच्चे इस हिसाब से डरते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन होंगे कैसे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने की श्रृंखला में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कितने समय में? 5 से 10 सेकंड। मैं रीजनिंग का मतलब बोलता हूँ कि 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। रीजनिंग में चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 से यानी मिनिमम 5 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड, और 5 सेकंड से कम में भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लेकिन यदि अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एनटीपीसी सीपीओ का एग्जाम का आ रहा है, सीजीएल का आ रहा है, तो उसके लिए आपको 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो रीजनिंग में अपन वो क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास में वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें उसका पार्ट क्वेश्चन नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो अपन आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो वो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद में आपको कभी भी कहीं से भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उससे आपके सामने किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप किसी भी कंडीशन में फंसोगे नहीं, आसानी से निकल जाओगे। हो सकता है 10 सेकंड की जगह 15 सेकंड लग जाएगा यदि टिपिकल क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन आपको कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे, हर चीज़ आसानी से आपको समझ में आएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की नई क्लास के लिए, और नया चैप्टर है। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं, नाम तो आप सबने सुना ही होगा, डाइस, पासा। डाइस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको इतने क्वेश्चन का अभ्यास करवाऊंगा कि आपको उसमें कहीं पर भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। यानी किसी भी टाइप का, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ सर मेरे को नहीं आ रही, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, आप जानते नहीं हो। चीज़ समझ गई होंगी। तो मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं डाइस को स्टार्ट कर रहा हूं। आज का चैप्टर अपना डाइस है। डाइस के बारे में आप सभी जानते हो कि डाइस होता क्या है। डाइस का मतलब होता है, आप क्यूब से ले सकते हो। डाइस को क्या समझ सकते हो? क्यूब। क्यूब का मतलब आपके पास होता है गन। गन भी एक तरह से डाइस ही होती है। जैसे आप सभी ने लूडो खेलते हो, लूडो आप खेलते हो तो लूडो क्या है? लूडो में जो आपके पास गोटी होती है वो क्या होती है? एक डाइस ही होती है। वो एक क्या होती है? डाइस ही होती है। एक पासा ही होता है। लेकिन पासे की कंडीशन क्या होती है कि उसके 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं?
6 फलक। 6 फलक किसमें होते हैं? क्यूब में भी होते हैं, लेकिन इसके 6 फलकों पे 6 अंक लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 अंक भी लिखे हुए मिल सकते हैं आपको, 6 अक्षर भी लिखे हुए मिल सकते हैं। ABCDEF आपको 6 क्या मिल सकते हैं? या आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी आपको मिल सकते हैं। आपको सिंबल भी मिल सकते हैं, सिंबल भी मिल सकते हैं, जैसे डॉलर मिल गया, हैश मिल गया, @ मिल गया, कॉपीराइट मिल गया, अल्फा मिल गया, गामा मिल गया, कोई भी सिंबल भी आपको मिल सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है कि उसके फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। उस पर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और सिंबल भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, XYZ। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कोई भी 2 पासा दे दिया, ये एक पासा दे दिया, पूछ लिया दूसरे पासे में क्या अंक हो सकते हैं पीछे की साइड में। जो पीछे की साइड में, क्योंकि आपको 3 ही फलक दिखाई देती हैं, पासे में सिर्फ और सिर्फ कितनी फलक दिखाई देती हैं? आपके सामने शो होगी सिर्फ और सिर्फ 3 फेस, 3 सरफेस आपके सामने क्या होती है? दिखाई देती है। आपको 3 सरफेस दिखाई देती है, और बाकी की 3 क्या रहती है? इडन रहती है। चीज समझ में आ रही? मतलब किसी भी पासे में एक साथ 3 सरफेस दिखाई देगी। जैसे मैं आपके सामने एक पासा बनाता हूं, ये मैंने एक पासा बनाया, ये मैंने एक पासा बनाया। देखना, ये एक पासा बनाया मैंने, इसमें आपके सामने कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? 3। जैसे एक ये 2 3, 3 सरफेस दिखाई दे रही है। कोई भी पासा आप बना सकते हो, उसमें अपने को 3 सरफेस दिखाई देगी, और 3 क्या रहेगी? देखिए, एक सरफेस तो क्या है? ये नीचे की साइड में, एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, और एक सरफेस क्या है? इधर है। एक सरफेस इधर होगी, इधर वाली तो ये होगी, और एक सरफेस ये होगी। देखना, कोई भी पासा होता है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। घर में आपके पास में पासा होगा, क्यूबॉइड होता है, ठीक है, तो आपके पास जो पजल बॉक्स होता है एक, वो पासे का ही काम करता है। तो उसमें आपके पास में 3 ही फलक होती हैं जो आपको सामने दिखाई देगी यदि बोर्ड की तरफ लिखोगे, यानी कॉपी पे। लेकिन वैसे ये पासा किस में होता है? वैसे पासा होता है 3D में, मतलब 3 डायमेंशनल में होता है। चीज समझ में आ गई क्या? लेकिन अपन कॉपी पे यदि किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट होती है। समतल पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डायमेंशन में उसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पासा है, पासे के 6 फलक होते हैं। एक फलक 3 ही हो गया, एक नीचे का 4 हो गया, एक इस साइड का 5 हो गया, एक इस साइड का 6 हो गया। मतलब ये हुआ, देखना 2 है, 2 के नीचे कौन सा आएगा? 4। नीचे वाले फलक कौन सी है? 4। मतलब 2 के सामने वाला क्या फलक? 4। यदि मैं 3 की बात करता हूं, 3 के सामने कौन सा आएगा? ये 5 आएगा। तो 3 के सामने कौन सा हो गया? 5। अब देखना, एक के पीछे की साइड में कौन सा आ गया? 6। एक के सामने को क्या हो गया? 6। तो यही पूछा जाता है, डाइस का क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है कि आपके 2 के सामने कौन सा अंक है, 3 के सामने कौन सा अंक है, 1 के सामने कौन सा अंक है। ये ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चीज समझ गए होंगे? तो ये सतह होती है, तो ये साइड सतह होती है। 2 तो क्या होती है? एक तो बाईं ओर सतह, एक दाईं ओर। देखिए सतह कितनी होती है? 6। एक तो दाईं ओर सतह होगी, एक बाईं ओर सतह होगी। चीज समझ पा रहे हो? एक दाईं ओर, बाईं ओर, एक नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी एक। चीज समझ पा रहे हो? एक नीचे की ओर होगी सतह, एक नीचे की ओर है तो एक ऊपर की ओर होगी। एक सतह किसकी ओर होगी? ऊपर की ओर। अब देखना, एक सतह जो एक है, ये क्या है? एक सामने, तो एक सतह क्या होगी? सामने। एक क्या होगी? सामने। और एक क्या होगी? पीछे। तो ये 6 सतह होती है। किसी भी डाइस में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। 6 सतह कौन सी होती है? 3 अपने को दिखाई देती है, और 3 सतह पीछे की तरफ होती है। अपने बोर्ड पे या फिर अपने कॉपी में वो सतह दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डाइस में, किसी भी पासे में
एक साथ 3 सरफेस दिखाई देती है। सरफेस का मतलब मैं सरफेस बोलता हूं तो घबराना नहीं, सतह होता है। 3 सरफेस दिखाई देती है। किसी भी डाइस में एक साथ कितनी सतह दिखाई देती है? 3 सतह दिखाई देती है। चीज समझ पा रहे होंगे? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये तो आपके पास होते हैं 3 सतह डाइस के बारे में। डाइस की 6 सतह होती है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। चीज समझ में आ गई? 6 सरफेस। हर सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ कोड होता है, या फिर कोई ना कोई सिंबल होता है, या ना कोई अक्षर होता है, या फिर अंक होते हैं, या फिर आपके स्टैंडर्ड जो आपके पास जो पासा देखते हो उसमें 1 पॉइंट होता है, एक जगह 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एक साइड में 4 पॉइंट, एक साइड में 5 पॉइंट और एक साइड में 6 पॉइंट। इस हिसाब से दर्शाया जाता है। चीज समझ गए क्या? तो ये अलग अलग ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे ऐसे दर्शा दिया जाता है। कैसे दर्शा दिया जाता है? जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। तो ऐसे पासे को दर्शाया जाता है। ठीक है, पॉइंट भी आ जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं आपके सामने नंबर से करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अपन सिंबल से भी करेंगे, हर टाइप से करेंगे। चीज समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखिए पासे में क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, उस चीज के ऊपर अध्ययन करते हैं कि ये तो इस जनरल बात कि पासा होता क्या है, पासा होता क्या है। ये तो जनरल बात हुई अपने पास कि डाइस के बारे में, कि डाइस के फलक क्या होते हैं, कितनी होती है, क्या होती है। ठीक है, अब डाइस के क्वेश्चन क्या होते हैं, डाइस के क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, यानी डाइस के क्वेश्चन कितने टाइप से आते हैं, क्वेश्चन कितने टाइप से, डाइस में क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं वो देखिए। एक तो आपके पास आता है 1 फिगर दिया हुआ है, 1 फिगर का, यानी आपके पास या तो पूछा जाता है 1 फिगर का क्वेश्चन दिया जाता है, यानी आपके पास कोई भी एक डाइस दे देगा, ऐसे एक डाइस दे देगा, इसके ऊपर 2, 4, 6 आगे ऑप्शन में आपके पास देगा और पूछ लेगा उसके सामने वाले डाइस पे कितना अंक है। जैसे आपके पास क्या दे दिए, ऐसे ऑप्शन में दे देगा, अलग अलग डाइस बनी हुई देगा आपको ऑप्शन में, और उस पर ये पूछ लेगा, जैसे इसके ऊपर आपके पास लिख दिया 3, 5, तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। एक चीज़ तो ये इस हिसाब से, यानी सिंगल डाइस होती है जिसमें अपने पास एक ही डाइस होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके पास 2 फिगर दिए हुए होते हैं। दूसरी एक कंडीशन तो आती है, दूसरी कंडीशन आती है आपके पास 2 फिगर दिए हुए हैं। डाइस में कितने फिगर दिए हुए हैं, 2 फिगर दिए हुए होते हैं। डाइस में कितने फिगर दिए हुए होते हैं, 2 फिगर दिए हुए होते हैं। जैसे ये ऐसे होता है, एक फिगर दे दिया, ये आपके पास ऐसे 2 फिगर दिए हुए होते हैं। एक फिगर ये होता है, एक फिगर ये होता है। ऐसे 2 फिगर का क्वेश्चन होता है आपके पास कि 2 फिगर आपके पास डाइस के दिए हुए हैं, आपके पास 2 फिगर दिए हुए हैं डाइस के। चीज समझ में आ गई क्या? तो आपको फिर अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास 2 फिगर दिए हुए होते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें भी अपने पास कितने टाइप होते हैं देखना, इसमें आंसर निकालने के लिए, अपने डाइस को हल करने के लिए कितने टाइप से दिए हो सकते हैं। एक तो आपके पास दिया होता है 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन, केवल एक समान है, यानी ओनली 1 कॉमन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जैसे 4 है तो जैसे यहां पे क्या दे दिया, 4 दे दिया, यानी 1 कॉमन। यहां पर एक की जगह क्या लिख दिया, 4, तो 1 कॉमन, यानी एक आपके पास क्या है, दिया हुआ सिंबल है, जो एक फलक पर लिखा हुआ अंक है वो क्या है, कॉमन, 1 कॉमन। इसका मतलब एक तो आपके पास क्या होता है, 1 कॉमन वाला दे सकते हैं। दूसरा देखना, ऊपर लिखता हूं मैं, दूसरा आपके पास दिया हुआ मिल सकता है 2 कॉमन, 2 कॉमन, यानी आपके पास 2 समान। कॉमन यानी सेम है अपने पास, कॉमन दिया हुआ है, दोनों में क्या है, फिगर में 2 अंक समान है, यानी इसमें 5 है तो यहां पर भी क्या है 5, ये 2 समान आ गए। चीज समझ में आ गई। तीसरी आपके पास कंडीशन आती है नो कॉमन, नो कॉमन। अब देखिए मैंने नो कॉमन क्यों लिखा, यानी यहां पर आपके पास क्या है,
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 4 5 है, कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है। तो ये कंडीशन आती है कौन सी, नो कॉमन वाली। अब आपने कहा कि सर नो कॉमन आपने ये क्यों लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर यही वापस लिख देता, मैं 3 कॉमन वाला लिख देता, तो तीनों ही कॉमन आ जाते आपके पास। क्या हो जाते, तीनों ही कॉमन आ जाते। तो ये और ये डाइस तो क्या बन गई, सेम डाइस बन गई। चीज समझ पा रहे हो क्या, यदि तीनों ही कॉमन आ जाते इसका मतलब दोनों डाइस क्या है, सेम डाइस बन गई। इसलिए मैंने थर्ड कंडीशन क्या ली है, नो कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है। ये चीज समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। उसके बाद में आपके पास तीसरी कंडीशन आती है, मोर देन 2 फिगर, यानी 2 से ज्यादा डाइस वाले क्वेश्चन। यानी डाइस क्या होनी चाहिए, 2 डाइस वाला तो अपने पास आ गया, 2 फिगर वाला। तो अब अपने पास है 2 से ज्यादा डाइस होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो वो क्वेश्चन अपन कैसे करें, चीज समझ गए होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए। तो ये आपके पास आया 1 कॉमन, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर। अब अपन 2 फिगर में कितने टाइप के होते हैं, इसमें 1 कॉमन होता है, एक तो ओनली 1 कॉमन, एक दूसरा 2 समान होते हैं, एक तीसरे 3 समान होते हैं। ये चीज समझ में आ गई क्या। ये आपके पास था सिंपल डाइस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहां तक आपके सामने एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आपको करने की जरूरत है। इसके बाद में आपके पास ये तो हुई डाइस के प्रकार, कितने टाइप से। उसके बाद में एक आपके पास डाइस आती है ओपन डाइस, ओपन डाइस। उसके बाद में आती है ओपन डाइस यानी खुला पासा। आपके पास खुला पासा आता है, और खुले पासे के क्वेश्चन अपन कैसे हल करेंगे, चुटकियों में। बिल्कुल रीजनिंग आपकी सेकंडों में होगी, विदाउट पेन और पेपर। यानी आप देखते ही बिना पेन चलाए रीजनिंग के क्वेश्चन हल कर लोगे। चीज समझ गए क्या। तो अभी आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं जहां से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो 4 टाइप थी आपके पास, लास्ट टाइप थी आपके पास कौन सी, ओपन पासे के रूप में थी, ठीक है। अब अपन डाइस में स्टार्ट करते हैं। टाइप पहले सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड वाली टाइप करते हैं जब पासे की 2 स्थितियां दी हुई हो। यानी जब पासे की 2 स्थितियां दी हुई हो, यानी जब पासे की 2 स्थितियां दी हुई हो, जब पासे की 2 स्थितियां दी हुई हो, when only 2 position are given, when only, जब पासे की केवल 2, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी हुई हो, when only 2 position are given, ठीक है। जब पासे की 2 स्थिति दी हुई हो तो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। 2 स्थितियां दी हुई है, और इसमें भी आपके पास मैंने 3 बताए थे। जब 3 बताए थे मैंने, जब केवल एक संख्या समान है, केवल 2 संख्या समान है, और कोई भी संख्या समान नहीं है, कोई भी अंक समान नहीं है, कोई भी सिंबल समान नहीं है। इसका मतलब 3 स्थिति बताई थी। 2 पासे की 2 स्थितियां दी हुई हो, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हुई हो, पासा 1 है, स्थिति कितनी है उसकी 2। अब उसमें सबसे पहले चीज दी हुई होती है कि केवल एक सिंबल समान हो या केवल एक अंक समान हो, ठीक है। यानी ओनली 1 कॉमन, ओनली 1, केवल एक समान, ओनली 1 कॉमन, केवल एक समान। अब एक समान का मतलब यानी आपके पास जैसे सिंबल दिया हुआ है, सिंबल दिया, या फिर लेटर दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, या फिर आपके पास डिजिट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। यानी आपके पास कोई भी अंक है, लेटर है, या फिर सिंबल है, कोई संकेत दिया हुआ है, या फिर कोई डिजिट दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है।
तो कुछ भी आपके पास दिया हुआ है केवल और केवल क्या होता है, एक ही अंक समान होता है, केवल और केवल एक ही अंक समान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, इस चीज के बारे में अपने को आज की क्लास में देखना है। आज की क्लास में अध्ययन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे अध्ययन करेंगे। चीज समझ में आ गई क्या? तो अपन सबसे पहले आपके पास जब पासे की दो स्थितियां समान दी हो, when only two position are given, only one common, यानी पासे में दी स्थिति में आपके पास एक अंक ही समान है, तो आपके पास कौन से अंक के सामने कौन सा अंक आएगा उसका अपन डिसाइड करेंगे। चीज समझ में आ गई क्या? तो देखना सिंपल सा है। अपन इसको करने का तरीका, जैसे मैंने यहां पर आपके सामने ये एक पासा बनाया, एक पासा ये बनाया, ये मैंने दो पासे बना दिए, एक पासा ये बनाया, एक पासा ये बनाया। इसमें मैंने लिख दिया ये अंक दे दिया आपके पास, ये अंक दिया हुआ है, यानी इसमें हमने पासा बनाया एक, 1 2 3 बाहरी सतह दिख रही है, और इसी पासे का दूसरा एक रूप है जिस पर 3 4 6 दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? 3 4 6 दिखाई दे रहा है। ये चीज समझ में आई क्या? यानी इस पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है, इस पे 3 4 6, यानी पासे दोनों। आप एक चीज याद रखना, हमेशा कन्फर्म याद रखना कि दोनों पासे सेम है, दोनों पासा एक ही है। मतलब ये आपके पास बोले तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां है। चीज समझ में आ गई क्या? मतलब एक ही पासा एक ही है, स्थितियां अलग अलग है। ठीक है, स्थितियां अलग अलग है, मतलब पासा एक ही है और एक ही पासे की दो स्थितियां आपके पास दी हुई है। चीज समझ गए क्या? तो इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 5 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 4 के सामने कौन सा अंक है। चीज समझ पा रहे हो क्या? यानी 3 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है, 4 के सामने क्या है, 1 के सामने क्या है। चीज समझ गए क्या? तो ये ही इसमें पूछी जाती है। तो देखिए अपन यहां से थोड़ा सा लगा सकते हैं क्या आइडिया? बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि पीछे की साइड में 1 के सामने क्या आएगा, 1 के सामने 4 आएगा, 1 के सामने 5 आएगा, 1 के सामने 6 आएगा। लेकिन इतना अपने को पता है कि 1 के सामने 1 2 और 3 ये नहीं आ सकते। ये तो अपने को पता है कि 1 के सामने 1 तो है, 2 और 3 नहीं आ सकते। ये अपने को क्यों पता है? क्योंकि 2 क्या है, 2 और 3 सामने वाली सतह पर है। यानी मतलब जो आमने सामने है, 2 अंक हैं जो आमने सामने, वो एक साथ नहीं आ सकते। क्योंकि 1 के सामने 2 आ सकता है क्या? नहीं आएगा, बगल वाली पे बैठा है, बगल वाली सतह भी, ये भी बगल वाली सतह पे। इसका मतलब 2 और 3 तो इसके सामने कभी भी नहीं आ सकती। चीज समझ में आ गई क्या? तो ये होता है, इसमें अपन पढ़ेंगे ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, ऑप्शन कैसे खत्म करते हैं एक एक, और उससे भी अपन आंसर करेंगे। लेकिन अब इसमें अपने को आंसर करना है कि आपको 5 के सामने कौन सी सतह है, कि 5 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक आएगा और 4 के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक आएगा। इस चीज को आपको करना है। इस चीज को आपको करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको देखना क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये देखना। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, देखना यहां पर देखना। अब इसमें अपने पास ट्रिक कौन सी लगानी है, अपने को ट्रिक इसमें कौन सी लगानी है देखना। आपको एक बार समझाऊंगा, आप हर क्वेश्चन आगे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप खुद कर लो। ट्रिक अपने को लगानी है वन कॉमन ट्रिक। कौन सी ट्रिक लगानी है? वन कॉमन ट्रिक। मैंने इसका नाम दे दिया वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्यों दिया? क्योंकि अपन जब पासे की तरफ देखते हैं,
आपके पास 2 फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपके पास 1 कॉमन ट्रिक क्यों बोला, क्योंकि अपन पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन कितने आ रहे हैं। तो आपको दिखाई दिया कि कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कॉमन कितना आया, 3। जब इस फिगर में कॉमन आ रहा है तो देखना आप 3 कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों चित्रों के लिए, एक के लिए यहां पर लिख लो, जो कॉमन आ रहा है उसको कहां लिख लो, यहां लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो। अब देखना, अब आपके पास मैं यहां से चलता हूं किधर, इधर घूम के आता हूं, किधर घूम के आता हूं, ये क्या है, क्लॉकवाइज घूमता हूं। क्या घूमा मैंने, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज फर्स्ट फिगर में क्लॉकवाइज, यानी 3 के बाद में क्या आया, 1, 1 के बाद में क्या आएगा, देखना 2। चीज समझ में आ गई क्या। तो इसका मतलब 3 2 3 से कहां घूमा मैं, क्लॉकवाइज। किधर घूमा, क्लॉकवाइज, समझ गए। तो दूसरे फिगर में भी आपको 3 से किधर घूमना है, क्लॉकवाइज। किधर घूमेंगे आप, क्लॉकवाइज। चीज समझ गए क्या। तो 3 के बाद में आपके पास क्या आया, 4, और 4 के बाद में आपके पास क्या आया, 5। चीज समझ गए क्या। अरे चीज समझ में आ गई क्या, किसी को कोई डाउट है क्या। आपको इतना समझा दिया था, एक पासे में 6 फलक होती है, आपके पास ये अंक दिए हुए हैं, इसमें एक कॉमन है, मतलब सबसे पहले अपन 1 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन करते हैं, जो 1 कॉमन से हो जाते हैं। तो 1 कॉमन आपने ले लिया, फर्स्ट में 3 3 ले लिया, दोनों में 3 3 कॉमन है, तो उसको ऊपर नीचे लिख लिया, ये नीचे फर्स्ट लिख लिया, ये नीचे सेकंड। इसको अपन क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो 1 के बाद 3 के बाद में क्या आएगा, 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पर 3 के बाद में 4 5 4 5। अब इसमें आप सीधा का सीधा करना है, ये चीज समझ गए क्या, चीज समझ में आ गई क्या। इसका मतलब क्या है कि 2 के सामने क्या है, 5, और 5 के सामने क्या है, 2, 1 के सामने कौन सी सतह है, 4, और 4 के सामने क्या है, 1। अब आपके सामने रह गई 3 3 रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सतह के बारे में पता है, रह गई 3 3 के सामने बच गई कौन सी, सिर्फ और सिर्फ 3 के सामने बच गई कौन सी, 6। तो 3 के सामने कौन सी हो गई, 6, और 6 के सामने कौन सी हो गई, 3। चीज समझ में आई क्या। अरे समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया तो हाँ कीजिए। आपको देखना, सिर्फ और सिर्फ छोटे से मेथड पे आपको क्लॉकवाइज घुमाया आपने, इसको भी क्लॉकवाइज, कॉमन है उसको दोनों के कॉमन को लिखा, और क्लॉकवाइज में नंबरिंग करेंगे तो 3 1 2 और 3 4 5, ऊपर वाले के मिलान कर देंगे, यानी ऊपर वाला किसके सामने है, 2 किसके सामने है, 5 के सामने है, 1 किसके सामने है, 4 के सामने, शेष 3 रह गया, तो 3 के सामने कौन होगा, 6। चीज समझ में आ गई क्या। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा था कि 5 के सामने कौन है, तो 5 के सामने कौन है, 2। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपको 6 के सामने कौन है, तो 6 के सामने कौन है, 3 है। चीज समझ में आएगा। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, लेकिन बच्चों की जो टेंशन है वो खत्म नहीं हुई। ये खत्म नहीं हुई, बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने क्लॉकवाइज घुमा लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को क्या पता है कि कौन सी क्वेश्चन को क्लॉकवाइज घुमाना है और कौन सी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। चीज समझ गए क्या। तो ये एक बहुत बड़ी ही डाउट क्रिएट होता है बच्चों के माइंड में, ठीक है। तो बहुत से टीचर इसको छोड़ देते हैं कि क्लॉकवाइज अपने हिसाब से घुमा लेते हैं, और वो बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आपने क्वेश्चन निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, कोई जरूरी है क्या। किसी बच्चे ने जिद कर ली कि मैं तो सर इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो मैं कह रहा हूँ बेशक घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, आप इसको क्या घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है आपको, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि क्लॉकवाइज घुमाओ, लेकिन आपको 3 कॉमन 3। अब इसको आपने कहा कि सर क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे, हम तो इधर के लेके जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, यानी 3 के बाद में क्या आएगा, 2, 2 के बाद में क्या आएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी साइड में घूमो। 3 के बाद में आपने क्या घुमा लिया, 2 से 1 की पर ले गए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस साइड में घुमाया आपने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब मैं बोल रहा हूं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, तो इसको भी क्या घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको भी क्या घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 3 के बाद में क्या आएगा, 5, और 5 के बाद में क्या आएगा, 4। वही आपके पास, यानी 1 का अपोजिट क्या आएगा, 4,
2 का अपोजिट क्या आएगा 5, और 3 का अपोजिट रह गया 6। अरे वही आ रहा है क्या, 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6। तो बेटा आपको चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपको, ये तो हुआ क्वेश्चन, इसमें आपको मैं थोड़ी सी चीज और लिखा देता हूं कि आपको ताकि याद रहे, ताकि आपको याद रहे। तो वन कॉमन ट्रिक में आप क्या करते हैं कि कॉमन अंक को कॉमन अंक से, यानी कॉमन नंबर से या कॉमन अंक से, या फिर लिख लो यहां पर कॉमन नंबर से क्लॉक वाइज दिशा में या फिर एंटी क्लॉक वाइज, दोनों ही डाइस में सेम डायरेक्शन में घुमाते हैं। नंबर से दोनों ही पासों में समान दिशा में घुमाते हुए, बोले तो अर्थात क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए अंक लिखते हैं। चीज समझ गए क्या? तो कॉमन नंबर से दोनों ही पासों में समान दिशा में घुमाते हुए, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, अंक लिखेंगे। ठीक है, चीज समझ में आ गई क्या? चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, किसी भी दिशा में घुमाओ, आपके पास आंसर क्या आएगा? समान आएगा। नोट कर लीजिए, आपके पास आंसर क्या आएगा? समान आएगा। चीज समझ गए होंगे। किसी के कोई डाउट है क्या? अरे किसी को कोई डाउट हो तो आप आसानी से बोल सकते हो। ठीक है, यह आपने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन लिखा दिया मैंने। ये एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई है। क्वेश्चन क्या देखना, एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई है, तो बताइए 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 6 के अपोजिट और 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, ये आपको पूछा गया है। तो आपने को सबसे पहले कौन सी लगानी है? ओनली वन कॉमन ट्रिक, ओनली वन कॉमन ट्रिक लगानी है। कौन सी लगानी है? ओनली वन कॉमन ट्रिक लगानी है। अब देखिए वन कॉमन ट्रिक में अपन कैसे करते हैं। वन कॉमन ट्रिक लगानी है आपको, तो देखिए आपके पास ओनली वन कॉमन वाली ट्रिक लगानी है। क्यों लगानी है? दोनों में कॉमन कितने हैं? कॉमन सिर्फ सर 1 अंक आ रहा है। इसका मतलब आपने क्या लिया? कॉमन ले लिया। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 यहाँ पे लिख लिया और 6 यहाँ पर लिख लिया, यानी 2 ही कॉमन आ रहे हैं, 6 दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद में आप पूछे स्टूडेंट कहेंगे सर आप इसको क्या घुमा लो, क्लॉकवाइज घुमा लो, यानी आपने इसको किधर घुमा दिया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाया तो 6 के बाद में क्या आया आपके पास? 2, और 2 के बाद में क्या आया आपके पास? 4। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 6 से बिना देखे ही क्लॉकवाइज घुमा दो घड़ी को। क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो देखना 6 के बाद में क्या आया? 5, और 5 के बाद में क्या आया? 3। आ गया आंसर। आपके पास पूछा 6 के सामने क्या है और आपके पास 5 के सामने कौन सा है। तो देखना 4 के सामने क्या है? 3। 4 के सामने क्या है? 3, और 3 के सामने क्या है? 4। 2 के सामने क्या है? 5। 5 के सामने क्या है? 2। यहां पर 5 के सामने क्या आ गया? 2। फिर पूछा 6 के सामने, अरे रह क्या गया? 1 रह गया। तो 6 के सामने क्या आ गया? 1। इसका मतलब 6 के सामने क्या आ गया? 1। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। चीज समझ में आई क्या? तो ये तो वन कॉमन ट्रिक थी। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन।
अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। आपके पास एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है और आपके पास एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है। पहले 1 कॉमन ट्रिक, फिर 2 कॉमन ट्रिक, फिर नो कॉमन ट्रिक, हर चीज का अपन अध्ययन करेंगे। देखना एक क्वेश्चन लिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखाता हूं आपको, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा। ये स्थितियां दी हुई है दो, इसमें आपके पास इसके ऑप्शन देखना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में 4 पासे ही दिए हुए हैं और उसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तीन, ये चौथा ऑप्शन है आपके पास। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, 2 3 4, 2 3 4, 4 5 6 और इसमें लिखता हूँ मैं 2 6 4 और इसमें लिख देता हूँ 1 3 6। ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखना इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कॉमन ट्रिक का एग्जाम की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 1 कॉमन ट्रिक से। क्यों, आपके पास कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, 3। देखिए यहां से बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी, वो आप समझना, ठीक है। 3 कॉमन है, इसका मतलब आपने क्या लिखा, 3 लिखा। चीज समझ गए क्या। 3 के बाद में मैं क्लॉकवाइज लेके चलता हूं, क्लॉकवाइज 3 5 1, 3 5 1। इसमें भी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो 3 के बाद में आएगा 4, 4 के बाद में क्या आएगा 6। चीज समझ गए क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपको चीज समझ में आई होगी कि 1 के सामने 6 है, 5 के सामने 4 है, इसका मतलब 3 के सामने क्या है 2। चीज समझ में आ गई क्या, 3 के सामने क्या है 2। एक बार मैं इधर लिख देता हूं, 1 के सामने क्या है 6 और 5 के सामने क्या है 4 और 3 के सामने क्या है 2। यह आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपके पास एक पासा ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया। आप कहोगे सर कौन सा आंसर सही निकाले, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें आंसर कौन सा सही होगा। तो आपके पास आंसर कौन सा सही होगा वो चीज आपको यहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी आपको कि आपके पास कौन सा आंसर सही होगा। तो देखना हर चीज कॉन्सेप्चुअल करेंगे अपन, पासा है बिल्कुल, ये रियल लाइफ में है, अपन इसका घर पे भी प्रयोग करके देख सकते हैं। किसी को डाउट हो तो देखना यहां पर दिया हुआ 2 3 4, यहां पर क्या दिया है 2 3 4, इसका मतलब 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी 2 अपोजिट सतह एक साथ हो सकती है क्या, कोई भी अपोजिट सतह एक साथ हो सकती है क्या। अरे 2 इधर है तो अपोजिट का मतलब पीछे वाली पे होगी 2, अपोजिट पे है तो 2 इधर है तो अपोजिट पे क्या होगी 2। इसका मतलब 2 यहां पे नहीं होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों क्या नहीं होना चाहिए 1, यानी 2 और 3 दोनों साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 के अपोजिट में होना चाहिए। मतलब कोई भी आपके पास 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। चीज समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 2 और 3 दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये सामने वाली पे है तो 2 क्या कहां पर होगा, पीछे वाली पे होगा। 2 पीछे वाली पे होगा, लेकिन यहां पे 3 कहां पर दिया हुआ है, ऊपर वाली पे। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज ये एलिमिनेट हो गया क्वेश्चन। तो आप यहां से नोट लगा के लिख लो कि कोई भी 2 विपरीत सतहों के अंक
एक साथ नहीं हो सकते। ये लिख लो कि आपके पास कभी भी दो विपरीत संख्या सतहों के जो अंक है वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। विपरीत सतह का मतलब ये दोनों विपरीत सतह हैं, 3 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 3, दोनों अंक कभी भी क्या नहीं हो सकते, साथ नहीं हो सकते। उसके बाद में देखना दूसरे ऑप्शन में 4 और 5, देखना 4 और 5 दोनों एक सतह पे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में 2, 6, 4, देखना 2, 6, 4 अपोजिट सतह है, इनमें से कोई भी नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर तो क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन चेक अपन आगे भी करेंगे, चेक देखो 1, 3, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6, इसका मतलब 1 और 6, 1 और 6 2 7 आ गई, 2 सरफे 7 आ गई, मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ये अपने पास तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेट करके, यानी ऑप्शन को हटाते जाओ, जो ऑप्शन नहीं हट रहा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। डाइस के क्वेश्चन हमेशा और हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट से होते हैं। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया कि ऑप्शन एलिमिनेट से डाइस के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। समझ में आया या नहीं आया बोलो? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कारण कि कोई भी दो विपरीत सतहों के अंक एक साथ नहीं हो सकते। ये दोनों अंक क्या है, विपरीत सतहों के, ये कभी भी 3 और 2 क्या है, आपको दिखाई नहीं देते। चीज समझ में आ गई? यानी आप या तो लिखना चाहो कि कोई भी दो विपरीत सतहों के अंक एक साथ दिखाई नहीं देते, दे सकते, यानी एक साथ दिखाई नहीं देते, एक साथ नहीं हो सकते, या फिर एक साथ दिखाई नहीं देते, यानी 3 और 2 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, 5 और 4 एक साथ नहीं देंगे, 1 और 6 एक साथ दिखाई नहीं देंगे अपने को। हाँ 2, 4, 6 दिखाई दे देंगे, 1, 5, 6 एक साथ दिखाई दे देंगे, लेकिन कभी भी 2, 4, 3 एक साथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 2 अंक एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। चीज समझ गए क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए, किसी को डाउट है क्या? नहीं है? तो उसके बाद में आगे और क्वेश्चन लिखना। देखना आपको इतने क्वेश्चन करवाऊंगा डाइस में, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, रटा दिया जाएगा सब कुछ, हर क्वेश्चन रटा दिया जाएगा आपको। आपको सब कुछ रटा दिया जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको रटाया हुआ नहीं होगा। यह आपके पास 2 डाइस दी हुई है, इसी को ओपन कर देते हैं, वापिस उतार देते हैं। देखना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, 2, 3, 6 और उसके बाद में आपके पास दिया हुआ है 1, 2, 5, वही ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 4। वही आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से किसी एक पास्य की 2 सतह दी हुई हैं या 2 स्थितियां दी हुई है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी इस पास्य की तीसरी स्थिति कौन सी होगी। ये चीज आपके क्वेश्चन में होती है। तो देखना इसको हल करने के लिए वही है, सबसे पहले अपन करते हैं 1 कॉमन ट्रिक। ये 2 लगा है, 1 कॉमन ट्रिक, यानी एक कॉमन आ रहा है 2, क्लॉकवाइज घुमा लिया, क्लॉकवाइज घुमा लिया, ये मैंने क्लॉकवाइज घुमा लिया, इसका मतलब 2 तो कॉमन है, 2 के बाद में 3, 6, 3, 6, इधर 2 के बाद में 5, 1, 5, 1, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने ये चीज निकल कर आई कि 1 के सामने 6, 3 के सामने 5 और 2 के सामने कौन सी आएगी, 5 आ गई, तो आपके पास क्या रह गई, 4। चीज समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या?
मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी, दिमाग में ये अच्छे से छप गया कि आपके पास क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज, कोई स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी क्वेश्चन कर सकता है। समझ गए? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आपके सामने 2 के सामने क्या है 4, और 5 के सामने क्या है 3, और 6 के सामने क्या है 1। यह आपके पास स्थितियां दी हुई है। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ये स्थितियां दी हुई है। अब इसमें आपको कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन एलिमिनेट, इसका मतलब 2 2 3 4, 2 और 4 दी हुई अपोजिट स्थितियां कभी भी क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती, गलत आंसर। उसके बाद में 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, बिल्कुल 4 5 6 बिल्कुल हो सकती है क्या? 4 है 5 है 6 अलग अलग, बी ऑप्शन अपना आंसर सही हो सकता है। ठीक है, चीज समझ पा रहे हो क्या? 2 3 4, 4 5 6, उसके बाद में 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5, तो आपके पास ये आंसर भी सही है। उसके बाद में देखना 1 2 3, 1 2 3, देखना इसमें 1 2 उसमें देखना 2 4 है, इसमें देखना 2 4, 2 स्थितियां कॉमन है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। 5 ये कौन सा है? 4 5 6, 4 5 6, तीनों स्थितियां अलग अलग है, आंसर होगा 1 4 5, 1 4 5 अलग अलग है, ये भी आपका आंसर सही है। उसके बाद में 1 2 3, 1 2 3, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास क्या हो गया? निम्न में से कौन सी स्थिति गलत है? तो आपका पास स्थिति गलत कौन सी आ गई? ये वाली आ गई। बाकी की तीनों स्थिति क्या है? सही है। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो उसके लिए आंसर क्या होगा? गलत वाला हो जाएगा। चीज समझ गए क्या? तो ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे कि निम्न में से कौन सी स्थिति के बारे में। मेरा समझाने का मतलब यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी स्थिति किस हिसाब से अपन लेते हैं। तो पहले तो अपन अपोजिट अंक ज्ञात करेंगे। कोई भी 2 अपोजिट अंक एक साथ सतह पर नहीं दिखाई दे सकते, अपने को सामने नहीं दिखाई दे सकते। यदि एक साथ अपोजिट अंक दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो ऑप्शन क्या है? एलिमिनेट कर दो, गलत है। बाकी तीनों सही है, ये ऑप्शन गलत है। चीज समझ में आ गई क्या? तो ये हुई अपने पास डाइस की बात हुई, ये थोड़ी सी अपने पास डाइस की बात हुई। और आगे भी क्वेश्चन करेंगे अपन, कल की क्लास में थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। और उसके बाद में अपन उसके बाद में 2 कॉमन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के, हर एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये आज हमने शुरुआत की डाइस के बारे में और थोड़ा सा आपको बताया, तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा। 1 कॉमन ट्रिक के बारे में बताया, तो इसको ध्यान से पढ़ना और कल की क्लास में आपको और इसके बारे में बताया जाएगा और क्वेश्चन करवाएंगे ताकि और आपका अभ्यास हो जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो कल की क्लास का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी बच्चे लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया है, तो उसके लिए रेगुलर तैयारी रख सकें। कोई भी एग्जाम लगेगी उससे पहले मैं रीजनिंग आपको कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल पर, सीजीएल लेवल पर, बैंकिंग लेवल पर आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।